Hello and welcome to SPM IS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 20th October 2022. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is about National Maritime Heritage Complex, and this topic is important from our syllabus GS paper 1 Indian history point of view. तो इस आर्टिकल को समझने से पहले ज़रा लोथल सिटी के बारे में समझते हैं, विच वॉज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट लोकेशन ड्यूरिंग इंडस वैली सिविलाइजेशन, क्योंकि ये आर्टिकल लोथल से ही रिलेटेड है. तो लोथल आप देख सकते हैं जैसे ए मॉडर्न डे गुजरात में लोकेटेड है ये. इट वॉज वन ऑफ द सदर्न मोस्ट साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन. इसका जो नाम लोथल है दैट उसका टेक्निकल मीनिंग होगा गुजराती में द माउंट ऑफ डेड, द कॉम्बिनेशन ऑफ लोथ एंड थल विच मीन्स माउंट ऑफ डेड. तो अब ये इसका नाम माउंट ऑफ डेड था, क्यों पड़ा इस पर ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते, बट एटलीस्ट कीप दिस इन माइंड. हो सकता है प्रीलिम्स में आपको इस तरह का अरेंजमेंट करने के लिए पूछ ले. ये जो लोथल सिटी था दैट वाज वन ऑफ द पोर्ट सिटी of Indus Valley civilization, and that was built about 2200 years ago, and it was a thriving trade center as well. तो वेस्ट एशिया से यानी कि सऊदी अरबिया या कतर ओमान जैसे जगहों से और अफ्रीका से कई सारे ट्रेडर्स आते थे और इंडस वैली सिविलाइजेशन से ट्रेड करने के लिए दे वुड पोर्ट या डॉक देयर शिप्स हियर एट द लोथल पोर्ट ओनली. लोथल इनफैक्ट वाज द ओनली पोर्ट टाउन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन. एक और बात आपको ध्यान रखनी है, 2014 से ही लोथल को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट टैग मिलने के लिए हमने नॉमिनेट कर रखा है, लेकिन अभी तक इसको ये टैग मिला नहीं है. द एप्लीकेशन इज स्टिल पेंडिंग. लोथल कब डिस्कवर हुआ? तो आज़ादी के बाद हरप्पन सिविलाइजेशन के अंदर और सारे सिटीज़ को ढूंढने के लिए एक अलग से इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट की टीम बनाई गई थी, और फिर आर्कियोलॉजिस्ट SR राव और उनकी टीम ने लोथल सिटी को डिस्कवर किया. तो ये नाम याद रखिएगा, SR राव. 2016 में UPSC प्रीलिम्स ने इससे मिलते जुलते सवाल पूछे थे. करंट न्यूज़ क्या है, क्यों हम लोग लोथल सिटी के बारे में पढ़ रहे हैं? तो लोथल सिटी में डेवलप किया जा रहा है नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स. ये नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स को इसी साल 2022 में शुरू किया गया है, और इसी से रिलेटेड ये करंट न्यूज़ है. प्रधानमंत्री जी ने हाल फिलहाल में नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स जो लोथल सिटी में डेवलप किया जा रहा है इसके प्रोग्रेस का जायज़ा लिया. तो उन्होंने इसको रिव्यू किया कि व्हाट अमाउंट ऑफ प्रोग्रेस हैज़ बीन रजिस्टर्ड सो फार. लेट अस ब्रीफली सी अबाउट दिस नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स. दिस प्रोजेक्ट बिगैन दिस ईयर इटसेल्फ 2022. तो इसमें कोशिश की जा रही है कि लोथल सिटी जिस तरीके का हुआ करता था ड्यूरिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन टाइम उसको रिक्रिएट किया जाए. सो कुछ हद तक उसको रिक्रिएट करने की कोशिश की जाएगी. विद 4 थीम पार्क्स आर ऑल्सो गेटिंग क्रिएटेड. नो नीड टू मग अप ऑल द नेम्स ऑफ द थीम पार्क. उसके अलावा वर्ल्ड्स टॉलेस्ट लाइट हाउस म्यूजियम विल ऑल्सो बी क्रिएटेड in this National Maritime Heritage Complex that is to be built in the Lothal region where once the Lothal dock city of Indus Valley civilization was located. On this particular topic, UPSC asked this prelims question in the year 2019. To attempt this question, you need to consult this map and important cities of Indus Valley civilization. तो एक बार ज़रा देख लीजिए important cities of Indus Valley civilization, और इसमें सारे इंपॉर्टेंट सिटीज़ को लोकेट करने के बाद आपको अपने आप इस सवाल का जवाब मिल जाएगा. द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट इलेक्शन कमीशन स्ट्रैटेजी ऑफ नेमिंग एंड सेमिंग टू प्रमोट मोर एंड मोर इलेक्टोरल टर्न आउट. दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस GS पेपर 2 इंडियन पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू. तो क्या है करंट न्यूज़? तो गुजरात के अंदर इलेक्शंस होने वाले हैं, तो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्टोरल वोटर टर्नआउट हो, इसके लिए इलेक्शन कमीशन ने एक बहुत ही नया इनोवेटिव तरीका ढूंढा. इस तरीके को लेकर के ऑफकोर्स इस पर क्वेश्चंस उठ रहे हैं, बट उन्होंने क्या किया है कि वहाँ के लगभग 1000 गुजरात के लगभग 1000 कॉरपोरेट कंपनीज़ के साथ एक MOU या एक अग्रीमेंट साइन किया है या मेमोरेंडम ऑफ अंडरटेकिंग साइन किया है, जिसमें वो कंपनियां मॉनिटर करेंगी अपने अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने अपने वर्कफोर्स को, कि क्या उन्होंने इलेक्शन वाले दिन जा कर के वोट दिया कि नहीं.
और जो भी एम्प्लॉय वोट नहीं देगा उसका नाम नोटिस बोर्ड पे या फिर कंपनी के वेबसाइट पे पब्लिकली मेंशन किया जाएगा. सो दिस कैन बी कंसिडर्ड एज नेमिंग एंड सेमिंग स्ट्रैटेजी. जो वोट देंगे उसका नाम भी पब्लिश किया जाएगा कि इन्होंने वोट दिया है. ऑफ कोर्स किसको वोट दिया ये नहीं होगा, बट इन्होंने वोट दिया है उसका नाम ही मेंशन होगा, और जो नहीं वोट दिया जिन्होंने उनका भी नाम मेंशन होगा. तो नोटिस बोर्ड पे और वेबसाइट्स पे उनका नाम जिन्होंने वोट नहीं दिया है वो मेंशन करके उनको सेम करने की कोशिश की जाएगी, उनको बुरा या निंदा फील कराने की कोशिश की जाएगी. एंड दिस इज़ हाउ इट इज़ बीइंग बिलीव्ड कि मोर एंड मोर पीपल विल गो आउट एंड कास्ट देयर वोट्स. तो गुजरात के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने भी यही कहा है कि अपार्ट फ्रॉम दिस प्राइवेट कॉरपोरेट्स, सरकारी कंपनियों में काम करने वाले जो लोग हैं या गवर्नमेंट ऑफिसेज में जो काम करने वाले लोग हैं वो भी वोट दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं उनको ट्रैक किया जाएगा और उनका भी नाम मेंशन किया जाएगा ऑन द नोटिस बोर्ड एंड वेबसाइट. तो आप समझिए कि डरा धमका करके, बेइज्जती का एहसास करा करके कि अगर वोट नहीं दोगे तो बेइज्जती होगी, ये सब एहसास करा करके ज़बरदस्ती एम्प्लॉयज़ को वोट दिलवाने की कोशिश की जा रही है इस बार गुजरात के इलेक्शन में. तो इसको क्रिटिसाइज़ भी किया जा रहा है. इलेक्शन कमीशन का ये जो करंट डिसीजन है इन गुजरात केस, इसको क्रिटिसाइज़ भी किया जा रहा है और माना जा रहा है कि इट इज़ अगेंस्ट फंडामेंटल राइट, इट इज़ अगेंस्ट वन ऑफ द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. एट द सेम टाइम इट इज़ अगेंस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 एंड दैट इज़ वाई दिस पर्टिकुलर डिसीजन ऑफ इलेक्शन कमीशन विल हैव टू बी पुल्ड डाउन बिकॉज इट इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड अगेंस्ट द लॉ एज वेल. देखते हैं क्या क्या प्रोविजंस है, कैसे इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया जा रहा है. So Article 19(1)(a) which talks about freedom of speech and expression, इसका इंटरप्रिटेशन ये भी किया गया है कि आर्टिकल 19(1)(a) includes right to vote or not to vote because not to vote can also be seen as one way of your freedom of speech and expression and practice of freedom of speech and expression. मुझे कोई भी कैंडिडेट पसंद नहीं आया, मैंने वोट नहीं किया. अब मुझे डेमोक्रेटिक सिस्टम जिस तरीके से अभी चल रहा है देश में वो पसंद नहीं आ रहा है. आई एम नॉट हैप्पी विद द करंट सिस्टम, दैट इज़ वाई आई डिड नॉट वोट. दैट कुड बी माई वे ऑफ practicing my freedom of speech and expression guaranteed under Article 19(1)(a). And this is how to force me to vote would be considered as violation of my fundamental rights guaranteed under Article 19(1)(a). It is considered against the idea of deliberative या substantive democracy as well, क्योंकि डेमोक्रेसी में अथॉरिटेरियन अप्रोच नहीं चलेगा, किसी को डरा करके आप ज़बरदस्ती वोट नहीं करवा सकते. दिस current approach is antithetical to the idea of democracy. Democracy is all about more and more participation as an outcome of willingness. There should not be force in true democratic system. उसके अलावा अगर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट देखा जाए which is PUCL versus Union of India in 2013 which is also popularly known as नोटा judgment, none of the above वाला जो ऑप्शन दिया इंट्रोड्यूस कराया गया उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट था, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि एब्सटेंशन फ्रॉम वोटिंग आर कंसिडर्ड एज और शुड बी कंसिडर्ड एज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एज वन ऑफ द फंडामेंटल राइट. सो ये जो हम बात कर रहे हैं कि नॉट टू वोट can also be considered as part of our fundamental right has been repeated by Supreme Court in its judgment of 2013. उसके अलावा if we see section 79D of Representation of People Act 1951, it defines that electoral rights यानी कि वोट करने का अधिकार, it means that the right of a person is to vote or refrain from vote at an election. So the राइट इज़ टू वोट, हमारा अधिकार है वोट करने का या हमारा अधिकार है नहीं वोट करने का. तो इस तरह का अगर सवाल आता है तो कैसा कंक्लूजन लिखना है वो भी ज़रा देखते हैं. वी ऑलवेज हैव टू राइट दैट द बेटर अप्रोच इज़ टू क्रिएट मोर एंड मोर अवेयरनेस एंड विलिंगनेस. सो ऑफ कोर्स इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू इन्हांस वोटर पार्टिसिपेशन, बट दैट शुड नॉट बी एज एन आउटकम ऑफ force or coercion. That should be through systematic voter education. Awareness should be created amongst the voter, but not at the cost of the fundamental rights of the voters. Motivation and awareness is the way, not force, coercion, fear and shame. The next article is about Interpol General Assembly, and this topic is important from our syllabus GS paper 2 international institutions point of view.
इंटरपोल, इसके बारे में हमने लास्ट मंथ भी देखा था एक आर्टिकल, हाल फिलहाल में इससे रिलेटेड फिर से डेवलपमेंट्स हुए, इसलिए इनको देख रहे हैं। इंटरपोल आप मान सकते हैं जो शॉर्ट फॉर्म ऑफ इंटरनेशनल पुलिस। सो इंटरपोल का पूरा फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, शॉर्ट में इसको कहते हैं इंटरपोल। दुनिया की 195 मेंबर कंट्रीज़ इस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर हैं या हिस्सा हैं, और इंटरपोल का हेड क्वार्टर है इन लियोन, फ्रांस। इट वाज क्रिएटेड इन 1923। इंडिया ने इसको ज्वाइन किया सिंस 1949 एंड दैट इज़ हाउ इंडिया इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेंबर ऑफ इंटरपोल। इंटरपोल करता क्या है? तो इंटरपोल दुनिया की अलग अलग जो पुलिस एजेंसीज हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन डेवलप कराता है, ताकि ऐसे क्राइम्स, क्योंकि आजकल क्राइम्स जो हैं वो नेशनल टेरिटरी तक लिमिटेड नहीं रह गए, किसी एक कंट्री या एक डोमेस्टिक टेरिटरी तक लिमिटेड नहीं रह गए। दे हैव टर्न्ड मोर ऑर्गेनाइज्ड, मोर कनेक्टेड एंड इंटरनेशनल और ग्लोबल इन नेचर, एंड दैट इज़ वाई देयर इज़ अ नीड फॉर मोर एंड मोर कोऑपरेशन अमंग्स द इंटरनेशनल लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज। और इसी को ध्यान में रखते हुए फिर इंटरपोल को बनाया गया है, ताकि इंटरनेशनल क्राइम्स को और इंटरनेशनल लेवल पे जो ऑर्गेनाइज्ड नेक्सस हैं उनको ब्रेक किया जा सके। तो इंटरपोल का मेन काम है अलग अलग एरियाज़ में फोकस करना, जैसे टेररिज्म पे या सेक्सुअल अब्यूज अगेंस्ट चिल्ड्रन, खासकर इंटरनेशनल ट्रैफिकिंग करके बच्चों को, या फिर गर्ल्स और वीमेन आर फोर्स इनटू पोर्नोग्राफी, सो उस इंटरनेशनल ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकना। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स, इंटरनेशनल फ्यूजिटिव्स, कई सारे लोग क्राइम करके एक देश से दूसरे देश में भाग जाते हैं, तो ऐसे लोगों को वापस से रिपैट्रिएट कराना, ये सब काम होता है इंटरपोल का। इसके लिए इंटरपोल कई सारे नोटिसेस रिलीज़ करता है। एक बार इसको आप देख लीजिएगा प्रीलिम से पहले, जैसे रेड नोटिस इज़ फॉर वांटेड पर्सन, तो किसी के नाम का अगर रेड नोटिस निकल गया मतलब उसको दुनिया भर में वांटेड डिक्लेयर कर दिया गया है। येलो नोटिस इज़ फॉर मिसिंग पर्सन। ब्लू नोटिस इज जस्ट एन एडिशनल इन्फॉर्मेशन, इंटरपोल की तरफ से कोई नोटिस आए तो वो ब्लू नोटिस पे आता है। ब्लैक नोटिस इज़ फॉर अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडीज़। ग्रीन नोटिस इज़ फॉर वार्निंग एंड इंटेलिजेंस की ऐसा कोई खतरा हो सकता है, टेरर अटैक हो सकता है, उसके लिए ग्रीन नोटिस आता है। ऑरेंज नोटिस इज़ फॉर इमिनेंट थ्रेट, अगर कोई एकदम इमीडिएट खतरा है या अटैक होने वाला है। पर्पल नोटिस इज़ फॉर मॉडस ऑपरेंडी, कि व्हाट शुड बी द अप्रोच, हाउ टू कंडक्ट एन एक्शन और एन इवेंट अगेंस्ट एनी पर्टिकुलर थ्रेट। और उसके अलावा वी हैव इंटरपोल यूएन सिक्योरिटी काउंसिल स्पेशल नोटिस। तो इंटरपोल को आपको पता चलेगा कि इंटरपोल इज़ और वर्क्स इन क्लोज कोऑर्डिनेशन विथ यूनाइटेड नेशंस। अगले स्लाइड पे मैं आपको समझाऊंगा। तो यूनाइटेड नेशन के साथ मिल करके अगर कोई नोटिस निकाल रहा है इंटरपोल, तो उसके इस तरह का कुछ नोटिस होता है। फंडिंग जो है, फंडिंग इंटरपोल का मोस्टली कम्स फ्रॉम द मेंबर कंट्रीज देमसेल्फ। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि इंटरपोल इज़ रिलेटेड विथ यूनाइटेड नेशंस, तो देखिए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो है वो इलेक्ट करती है द प्रेसिडेंट ऑफ इंटरपोल फॉर अ पीरियड ऑफ 4 ईयर्स। उसके अलावा आपको ये भी जानना चाहिए कि हर देश से एक एजेंसी को, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी को नॉमिनेट करती है वहाँ की सरकार टू कोऑर्डिनेट विथ इंटरपोल। हमारे देश से सीबीआई को वो लाइजनिंग का काम दिया गया है टू कोऑर्डिनेट विथ इंटरपोल। इंटरपोल के बारे में इतना डिटेल में हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इंटरपोल की एक जनरल असेंबली हर साल कराई जाती है, जनरल असेंबली दुनिया के अलग अलग शहरों में। इस बार इंटरपोल की जनरल असेंबली कराई गई है दिल्ली में, और 2022 की इंटरपोल जनरल असेंबली जो दिल्ली में हुई है ये इंडिया में 25 सालों के बाद हुई है। पिछले बार ये 1997 में इंडिया में हुआ था, और ये बस दूसरी बार ऐसा हो रहा है कि इंटरपोल की जनरल असेंबली हमारे देश में हो रही है। पहली बार हुआ था 1997 में, और अब 2022 में इंटरपोल की जनरल असेंबली हमारे देश में हुआ है। तो इस कारण से इंटरपोल इस साल के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। 3 एरिया जो मेनली ऑफ इम्पॉर्टेंस हैं या प्रायोरिटी हैं इंटरपोल के लिए, वो हैं टेररिज्म, काउंटर टेररिज्म, ऑर्गेनाइज्ड एंड इमर्जिंग क्राइम एंड साइबर क्राइम। इन तीनों के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट 105th एनिवर्सरी ऑफ एंग्लो-कुकी वॉर, एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 5 असम हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू, नॉर्थ ईस्ट की हिस्ट्री पर्सपेक्टिव से भी ये इंपॉर्टेंट है। तो एंग्लो-कुकी वॉर के 105वें साल पूरे हो गए हैं, 105th एनिवर्सरी पूरे हो गए हैं, जिस कारण से आर्टिकल आया है। तो एंग्लो-कुकी वॉर के बारे में आपको थोड़ा समझना चाहिए। 1917 से लेकर के 1919 तक चला था। एक बार यूपीएससी ने सवाल पूछा है
कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के वक्त नॉर्थ ईस्ट में कौन कौन से अपराइजिंग्स चल रहे थे, और ऑप्शंस में ये भी था। तो यू शुड नो दिस कि जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रहा था तब मणिपुर और असम के बॉर्डर रीजन में चल रहा था एंग्लो कुकी वॉर। तो एंग्लो कुकी वॉर वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट अपराइजिंग इन द नॉर्थ ईस्ट। क्यों ये अपराइजिंग हुआ, क्यों कुकी ट्राइब के लोग ब्रिटिशर्स के खिलाफ अपराइजिंग कर रहे थे इस वक्त? तो उसका मेन कारण है कि ब्रिटिशर्स जो हैं दे वेर फोर्सफुली इन अक्वायरिंग कुकी ट्राइब्स फॉर देयर लेबर कॉर्प्स ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। आपको तो पता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वॉज फॉट बिटवीन 1914 टू 1919। तो कुकी ट्राइब के लोगों को ज़बरदस्ती इंक्लूड कर रहे थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर और उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए ब्रिटिशर्स, एंड कुकीज़ वे आर नॉट विलिंग टू पार्टिसिपेट। और इसीलिए फिर कुकीज़ ने रिवोल्ट कर दिया बिकॉज दे वर नॉट विलिंग टू पार्टिसिपेट इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर फ्रॉम द ब्रिटिश साइड। और इसी को हम लोग कहते हैं कुकी अपराइजिंग या एंग्लो कुकी वॉर या ग्रेट कुकी रिबेलियन, जिसको लोकल लैंग्वेज में जाओ गाल भी कहते हैं। तो ये जो कुकी रिबेलियन था दैट वाज मेनली जो कुकीज़ थे दे वर फाइटिंग थ्रू गुरिल्ला वॉरफेयर टैक्टिक्स। गुरिल्ला वॉरफेयर आई होप आपको पता होगा, जहाँ पे डायरेक्ट फ्रंटल अटैक नहीं किया जाता है, छुप छुप करके जंगलों में पहाड़ों पे रह करके कुछ कुछ लोग एकाएक से अटैक करते हैं फिर भाग जाते हैं। जैसे शिवाजी की आर्मी इट वाज वेरी मच ट्रेंड इन गुरिल्ला वॉरफेयर टैक्टिक्स। तो कुकी जो है वो भी गुरिल्ला वॉरफेयर टैक्टिक्स अपना रहे थे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, बट कुकीज़ वेयर आउट नंबर्ड as compared to the British forces, and that is why over a period of 3 years British forces were successful in subduing the Kuki rebellion, and then Kukis were forced to disarm and surrender. तो कुकीज़ को लगभग कुकीज़ जिन लोगों ने भी ये रिवोल्ट किया था या प्रोटेस्ट किया था उनको 5 साल का लेबर पेनल लेबर का सजा दिया गया। मतलब फॉर 5 years दे वर मेड टू वर्क विदाउट एनी रेम्यूनरेशन while some of the leaders were transported out of the region because of this rebellion. कुकी ट्राइब के बारे में अगर देखें तो कुकी ट्राइब इज़ मेनली फाउंड इन दिस रीजन। मणिपुर में वो ज़्यादातर पाए जाते हैं, उसके अलावा मिजोरम असम में या थोड़ा बहुत बांग्लादेश में भी ये पाए जाते हैं और म्यांमार में भी ये पाए जाते हैं। So in Manipur, you will see Kuki tribe mainly live in the hilly areas and they make up to 30% of the population. मणिपुर के अलावा नागालैंड में भी थोड़े बहुत कुकीज़ होते हैं। नागाज एंड कुकीज़ आर द 2 tribes of Nagaland. The next article is about Phulguri Dhawa. This topic is important from our syllabus GS paper 5 Assam history point of view. हाल फिलहाल में फूलगुरी धावा के 160वीं एनिवर्सरी हो गई और इस कारण से ये आर्टिकल आया है हमारे न्यूज़ पेपर में। फूलगुरी धावा के बारे में आपको जानना चाहिए, APSC मेंस में या प्रीलिम्स में इससे रिलेटेड सवाल पूछा जा सकता है। तो फूलगुरी धावा या फूलगुरी अपराइजिंग इट स्टार्टेड एंड इट हैपेंड इन 1861 एंड इट इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द फर्स्ट पीजेंट अपराइजिंग इन आसाम अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो फूलगुरी धावा या अपराइजिंग शुरू कैसे हुआ वो भी ज़रा समझते हैं। देखिए, ब्रिटिशर्स ने ओपीएम कल्टीवेशन पे बैन लगा दिया, उसके अलावा लैंड रेवेन्यू को बढ़ा दिया। तो इस कारण से पीजेंट्स या जो हमारे यहाँ पे जो फार्मर्स थे उनके मन में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा था अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। और उसके अलावा फिर र्यूमर्स फैल गए इस तरह के कि ब्रिटिशर्स अब तामूल और बीटल वाइन यानी कि पान दोनों पे भी अब टैक्स लगाने वाली और बहुत ज़्यादा अमाउंट में टैक्स लगाने वाले। तो इस तरह के र्यूमर्स फैल गए। ओपीएम कल्टीवेशन तो बैन था ही, लैंड रेवेन्यू ओवरऑल बढ़ा ही दिया, अब तामूल पे और पान पे भी अगर टैक्स लगा देंगे और जो कि एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है आसाम के कल्चर का पहले से रहा है, तो उस कारण से फ्रस्ट्रेशन लोगों के मन में डेवलप होने शुरू हो गए। वो बात अलग है कि तामूल और पान पे जो टैक्स लगाने की बात थी दैट वाज र्यूमर, इट डिड नॉट हैव मच ऑब्जेक्टिव और फैक्चुअल बेस। तो इन सब चीज़ों के कारण एक पेंटअप फ्रस्ट्रेशन था पीजेंट्स के मन में और फिर सितंबर 1861 में लगभग 1500 रायट्स या पीजेंट्स कह लीजिए वो सदर कोर्ट के सामने इकट्ठा हो गए नगांव में एंड दे वर डिमांडिंग टू रिमूव बैन फ्रॉम पॉपी कल्टीवेशन, बट दैट वाज नॉट अग्रीड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। लेफ्टिनेंट हर्बर्ट स्कॉन्से who was the deputy commissioner of Nagaon refused to hear their complaint। ये नाम याद रखिएगा, लेफ्टिनेंट हर्बर्ट स्कॉन्से। एक इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नाम मैं नीचे बताऊंगा, लेफ्टिनेंट सिंगर। देखेंगे हुआ क्या। तो वर्कर्स ने या पीजेंट्स ने रिक्वेस्ट किया कि आप ये पॉपी कल्टीवेशन पे बैन हटा लीजिए, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट मानी नहीं। फिर 15 अक्टूबर के आसपास राइस मेल मतलब पीजेंट्स ग्रुपिंग बुलाई गई
नियर फूलगुरी। तो पीजेंट्स ग्रुपिंग वेर कॉल्ड 15 अक्टूबर नियर फूलगुरी। 2 दिन तक धीरे धीरे पीजेंट्स बढ़ते गए, लगभग 3 से 4 हज़ार पीजेंट्स इकट्ठा हो गए फूलगुरी रीजन में। कुछ लोग लाठी वगैरह लेकर के आ गए। तो ये जब पता चला ब्रिटिश गवर्नमेंट को, तो 17 अक्टूबर को वहाँ पे पहुँचे लेफ्टिनेंट सिंगर, हु वाज असिस्टेंट कमिश्नर, एंड ही रीच्ड देयर एंड ही ऑर्डर्ड ए लाठी चार्ज ऑन द पीजेंट्स। और फिर एक हाथापाई हुई, स्कफल हुआ बिटवीन द पीजेंट्स एंड द ब्रिटिश पुलिस फोर्सेस। और उस स्कफल में लेफ्टिनेंट सिंगर, हु वाज असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ही वाज किल्ड एंड हिज बॉडी वाज थ्रोन इनटू रिवर कलंग। नेचुरल सी बात है कि ये तो एक मेजर इवेंट था, इसलिए याद रखिएगा प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है कि फूलगुरी धावा में ब्रिटिशर्स जो मारा गया उसका नाम क्या था। आंसर वुड बी लेफ्टिनेंट सिंगर, और उसकी बॉडी को रिवर कलांग में फेंक दिया गया। तो उसके बाद जो डिप्टी कमिश्नर थे नगांव के, लेफ्टिनेंट हर्बर्ट स्कॉन्से, ही सेंट आर्म्ड फोर्सेस टू द स्पॉट। और फिर फूलगुरी में काफ़ी ज़्यादा फायरिंग हुई, कई सारे लोग they had to lose their lives as well, many were injured, and since then the sacrifice of the people or the peasants who made the फूलगुरी धावा is remembered every year। और इस साल हम लोग 160वां एनिवर्सरी ऑब्जर्व कर रहे हैं। कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं। देखिए, when a prisoner makes out sufficient case, parole cannot be denied, ऐसी बात नहीं है। parole is not considered to be matter of right। सो पहला स्टेटमेंट गलत है लेकिन दूसरा सही है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। और ट्राइब्स ऑफ असम, टी ट्राइब्स ऑफ असम को लेकर के पहला स्टेटमेंट सही है, लेकिन उनकी पॉपुलेशन 17% के आसपास है, 7% के आसपास नहीं है, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट गलत है। करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन ए। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।